हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने कल पढ़ा था फ्लो चार्ट्स, राइट, कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से उसके सिंबल्स होते हैं और कैसे हम उसको उनको रिप्रेजेंट करके फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और प्रोग्राम की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में जो पार्ट आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशंस। सो जैसे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अर्थमेटिक क्या होता है कि यही कोई किसी भी दो ऑपरेटर्स को सम करवाना या माइनस करवाना, राइट, या मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना या लॉजिक्स लगाना, यानी कि इफ़ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, अगर बी लेस देन सी है तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो हमको अब आइडेंटिफाई करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि कौन कौन से हमको अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस चाहिए होते हैं हमारे सोल्यूशन के लिए, राइट। सो इन दिस स्टेप द वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। इसमें जो वेरियस अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, दैट इज़ वेरियस फार्मूला आर डिफाइंड एंड वेरियस फंक्शंस आर टेकन इन द प्रोग्राम सो डैट यू गेट डिजायर्ड आउटपुट। सो यानी कि यहाँ पे अब आप लॉजिक्स लगाते हैं, फार्मूलाज लगाते हैं अर्थमेटिक, जिसके थ्रू आपको अपना डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, राइट। इट इज़ एट द स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डैट कोडिंग इज़ डन। सो इस स्टेप के बाद आप कह सकते हैं कि आपकी कोडिंग जो है डन हुई है, क्योंकि जो लॉजिक और मेन और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं यही एक प्रोग्राम का सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप लॉजिक ही गलत लगा दोगे तो आपको अपना प्रोग्राम का कोई बेनिफिट ही नहीं है, राइट। सपोज़ अगर आपने एक प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, राइट, तो अगर आपने अपना लॉजिक में या आपने मल्टीप्लाई जब तक, यानी कि मल्टीप्लाई इज इक्वल नंबर वन इंटू नंबर टू, जब तक आपने ये लॉजिक्स लगाया ही नहीं तो आपका प्रोग्राम ऑब्वियसली बात नहीं चलेगा, राइट। that is in this step the algorithm or flowcharts are translating into a programming language। so इस स्टेप में जो आपके ऑल द जो आपने एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स बनाए होते हैं, राइट, एक प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले या जो भी आपने अपने लॉजिक्स बिठाए होते हैं, स्टेप्स बनाए होते हैं, सो इस स्टेप में आप उसको परफॉर्म करते हो, राइट। while translating the algorithm into the desired programming language, which control structure we need to get the desired output and which arithmetic and logic operators will be used to get the desired output, right। सो जब हम ट्रांसलेट करते हैं अपने एल्गोरिदम्स को इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, राइट, सो हमको कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त कर सकें, राइट, और कौन से अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं हम उनको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Normally the flow of program in high level language is sequential, that is they follow top down approach and the statements are executed one by one from top to bottom। So जैसे कि नॉर्मली आपने देखा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोई भी प्रोग्राम एक हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज उसको फॉलो करता है, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच की जो आपने सबसे पहली लाइन लिखी होगी कोड की वो सबसे पहले उसको देखेगा, फिर उसके बाद सेकंड में आएगा, फिर थर्ड में, एंड सो ऑन अप टू जितना भी हो। सो यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है यहाँ पे, राइट, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। अ प्रोग्राम इज़ यूजली नॉट लिमिटेड टू अ लीनियर सीक्वेंस एंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग it may have to bifurcate, repeat the code or take the decision, so it become necessary to introduce some control elements structure in the program। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रोग्राम है आपका वो लिमिटेड, जो आपका प्रोग्राम होता है वो किसी भी तरीके से लिमिटेड नहीं होता है कि उसको लीनियर सीक्वेंस में ही आपको लिखना है, राइट, कि एक ही लाइन में आपको सारा कोड लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो, राइट, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है कि उस प्रोग्राम को बाइफरकेट होना होता है, उस कोड को रिपीट करना होता है, राइट, और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यानी कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं कि इस चीज़ को अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये उसको उठाएगा भी कि नहीं उठाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सो जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम कैन यूजली बी सॉल्व बाय यूजिंग थ्री सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो कोई भी प्रोग्राम है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तीन टाइप्स के होते हैं जिनका यूज़ करके वो सॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेकंड होता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर और थर्ड होता है इटरेशन और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको आप लूप्स भी बोलते हैं, राइट। The use of these three basic control structures resulted in a more
साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व ए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड वाज लेटर टर्म्ड एज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। सो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। सो फर्स्ट इसमें क्या आता है, सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्राम। सो व्हाट इज सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्राम? इट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर अनदर इन ए सीक्वेंस। सो ये सीक्वेंस में चलता है, राइट। सो इसमें आप सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है उसमें, राइट। हैंस इन सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द ऑर्डर और इन सीक्वेंस in which they are to be performed. That is, if there are n number of statements, the statements will be executed in the order statement 1, statement 2, so on up to statement n. Figure given below shows the sequence control structure, right? So sequence control structure में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में लिखी जाती हैं, राइट। सबसे पहले स्टेटमेंट, अगर सपोज आपके पास n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमेशा स्टेटमेंट 2 ही आएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ लॉजिक लिखा, उसके बाद उसको ख़त्म नहीं किया, उसके बाद सीधे स्टेटमेंट 3 में आ गए। आपको उसी सीक्वेंस और उसी ऑर्डर में चलना है जिसके थ्रू आपका डिजायर्ड आउटपुट आएगा, राइट। सो ये था सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर और ये इसका फ्लो चार्ट है, राइट। और सेकंड इसमें आता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज डिसीजन और सिलेक्टिव सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस, राइट। सो कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है, राइट, डिसीजंस क्या होते हैं कि सपोज़ अगर मैंने फाइंड आउट करना है कि अगर एक नंबर, राइट, अगर एक नंबर इवन है, यानी कि सपोज़ आपने इनपुट में डाला 2 और 4, यानी कि ये इवन नंबर्स हैं। सो आपको रिजल्ट में क्या शो होना चाहिए, डैट यू हैव प्रेस्ड एन इवन नंबर, राइट। सो इसमें आप कंडीशंस यूज़ करते हो, राइट। सो जो भी आपने डिसीजन लिया अपने कोडिंग के थ्रू, क्या वो अगर वो ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट शो करो, और अगर वो ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट शो करो, अगर वो फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट शो करो, राइट। सो इस केसेस में जो आपकी एल्गोरिदम्स या अप्रोचेस बनती हैं, सो इसमें आप कंडीशनल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो, राइट। इट इज़ यूज फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉपर पाथ आउट ऑफ 2 और मोर अल्टरनेटिव पाथ इन अ प्रोग्राम। सो यानी कि आप 2 या 2 से ज़्यादा केसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हो। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिपिक्टेड एज इफ़, देन, एल्स और इफ़, देन और अ केस स्ट्रक्चर। सो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इफ़ आता है, इसमें देन आता है, इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं, और कोई भी केस स्ट्रक्चर का, राइट। तो जैसे कि अगर आपको मैंने बताया कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपने नंबर इनपुट दिया है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर आपने डाला है वो इवन है कि नहीं है, राइट। सो उस केस में आप इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे कि इफ़ ये नंबर इज़ इक्वल। सो इवन का आप कैसे लॉजिक लगाएंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनको 2 के साथ डिवाइड करके हमेशा रिमाइंडर जिनका 0 आता है, राइट। सो आप क्या लॉजिक लिखेंगे, इफ़ 2 अपॉन जो भी नंबर आएगा इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि उसका जो भी उसकी परसेंटेज जो है वो रिमाइंडर यानी कि उसका जो 0 आएगा, अगर ये ट्रू है, राइट, तो स्टेटमेंट 1 आप क्या चलाएंगे, डैट द नंबर इज़ इवन। यानी कि ये जो आप लेफ्ट साइड से यस स्टेटमेंट, ये जो यस इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो यस है यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट अगर आपको, तो स्टेटमेंट 1 चलाएंगे आप, यानी कि जिसमें आप लिखेंगे द नंबर इज़ इवन। और इफ़ एल्स, राइट, सो पहले आपने इफ़ कंडीशन लगाई, अब आप एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे कि एल्स, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी यानी कि नो हो जाएगी, तो स्टेटमेंट 2 चलाएंगे द नंबर इज़ ऑड, राइट। सो इस तरीके से आप इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं एक नंबर में, राइट। सो दिस फ्लो चार्ट शोज दैट द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट 1 एंड इफ़। इसमें भी वही बताया हुआ है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी, राइट। सो इस तरीके से जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, राइट। दिस फ्लो चार्ट शोज इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू है, यस है, तो स्टेटमेंट 1 चलाए, अगर नो है तो वो उस स्टेटमेंट को स्किप भी कर दे। इसमें कोई भी हमको 2 चीज़ें नहीं देखनी है, यानी कि 2 चीज़ों में हम कंपेयर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ ये उन केसेस में यूज़ होता है जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट चला के आपको देखना है, जैसे कि आपको सिर्फ इवन नंबर देखना है, ऑड नंबर नहीं देखना है, राइट। सो अगर आपका जो रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 के साथ डिवाइड करके उस नंबर का, अगर सिर्फ 0 है तो शो करे ट्रू, एल्स कुछ भी नहीं, राइट। सो यानी कि यहाँ पे कोई भी एल्स स्टेटमेंट का यूज़ नहीं होगा।
दिस कंस्ट्रक्टेड इज, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, दिस कंस्ट्रक्टेड इज यूज इफ वी डू नॉट वांट टू चूज बिटवीन द टू प्रोसेसेस एंड वी सिंपली वांट टू डिसाइड इफ द स्टेटमेंट वन विल बी परफॉर्म्ड और नॉट। सो यानी कि इस केस में भी वह बताया हुआ है कि इस ये उन केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट को बताना है कि वैदर वो स्टेटमेंट परफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो परफॉर्म होगी, अगर नहीं है तो वो नहीं होगी, राइट, वो स्किप कर देगा उसको। Case is an important structure in multiple ways selection control statement which allowing choosing from more than two control paths in a program. It allows the selection of one of any numbers of the statements, right? केस सिलेक्टिव फ्लो चार्ट है, राइट। सो इसमें अगर आप केसेस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर केस वन आपका ट्रू है, येस और नो का यही मतलब है, येस मीन्स ट्रू एंड नो मीन्स फॉल्स। अगर आपकी केस वन जो है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट वन परफॉर्म होगी, अगर नहीं है तो वो सेकंड केस में जाएगा, राइट, और सेकंड केस को चेक करेगा कि वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट टू चलाएगा, और अगर वो भी गलत है तो देन वो जाएगा सो ऑन अप टू केस एन, जितने भी केसेस होंगे, यानी कि केस 3 4 जितने भी होंगे, सब वो लास्ट केस पे जाएगा और फाइंड आउट करेगा कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एंड चलाएगा, अगर फॉल्स है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट यानी कि आपका प्रोग्राम एंड कर देगा, राइट, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सेट की होगी। ये उन केसेस में यूज़ होता है। इसका मैं आपको केसेस का यूज़ बताता हूँ जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं। सपोज़ आपको फाइंड आउट करना है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको डिफाइन करना है कि वेदर जो डे है आपका वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, यानी कि मंडे टू डेज ऑफ वीक्स अगर आपको निकालने हैं, राइट, कि आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आज क्या है, आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, जो भी है, राइट। सो उस केसेस में कितने कितने केसेस बनते हैं हमारे? 7, राइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो 7 केसेस जब हमारे बनते हैं, सो सबसे पहले हमको एक वैल्यू डिफाइन, डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू लिख देनी है, कोई भी, जैसे आज, जैसे सपोज़ आज फ्राइडे है, राइट, सो हम पहले एक डिफ़ॉल्ट में वैल्यू लिख देंगे आज, टुडे, डिफ़ॉल्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे डे इक्वल्स टू फ्राइडे, राइट। सो सबसे पहले केस वन चलाएंगे हम, इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू, इफ़ डे इक्वल्स टू इफ़ डे इक्वल्स टू मंडे, स्टेटमेंट वन चलाएंगे हम, द डे ऑफ द वीक, टुडे द डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। सो इस केस में ये फॉल्स होगी, यानी कि आज हमने डिक्लेयर किया था जो डे है था आज फ्राइडे था, राइट। सो अब वो स्टेटमेंट फॉल्स होकर दूसरे केस पे चलेगी। फिर हम चेक करेंगे कि आज ट्यूसडे है, अगर वो भी फॉल्स होगा तो वो सो ऑन अप टू जाएगी, और जैसे ही वो स्टेटमेंट फ्राइडे तक पहुंचेगी कि जिसमें आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, डैट डे इक्वल्स टू फ्राइडे, तो स्टेटमेंट वही वाली चलेगी, डैट द डे ऑफ द वीक इज़ फ्राइडे। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ही। सो यानी कि इस केस में हमें डिफ़ॉल्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। सो जितने केसेस होंगे आपको उसी अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू सेट करनी है। सो ये होता है फ्लो, ये होता है केस सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें आता है इटरेशन लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको आप लूप्स भी बोलते हो, राइट। व्हेन वी वांट वन और मोर इंस्ट्रक्शंस मे बी एग्जीक्यूटेड सेवरल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन, इटरेशन और लूपिंग स्ट्रक्चर आर यूज। There are many programs in which we set a group of statements to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. For solving these problems of writing program code again and again, we use iteration statements. So why do we need something like looping control structures, right? So कोडिंग में क्या होता है कि अगर आपको कोई एक स्टेप बार बार ही रिपीट करना है, राइट, सो आप बार बार तो कोड लिखोगे नहीं। सपोज जैसे आपको टू का टेबल शो करवाना है, राइट, अप टू 50, कि टू इंटू वन से लेके 2 into 50 तक, राइट। सो अब आप ऐसा तो है नहीं कि एक एक स्टेटमेंट लिखोगे डैट 2 into 1 = 2, 2 into। सो उस केसेस में क्या होता है, हम लूप स्ट्रक्चर लगाते हैं जहाँ में हमको एक ही चीज़ बार बार ही परफॉर्म करवानी होती है, राइट, बट हम उसमें कुछ ऐसा लॉजिक लिख देते हैं कि वो एक के बाद एक अपनी वैल्यू लेते रहे। सो उन केसेस में जहाँ पे मल्टीपल लाइंस होंगी, जिन मल्टीपल लाइंस का कोड हम 3-4 लाइनों में कवर कर लें, उसको हम उस केसेस में हम लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। सो बिकॉज इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप ज़्यादा लाइंस का कोड ना लिख के कम लाइंस का कोड लिख के उसको बेटर लॉजिक के साथ लिखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपका प्रोग्राम बनेगा, राइट। सो ये दो टाइप्स के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप्स जिसमें फॉर लूप और वाइल लूप आता है, और एग्जिट कंट्रोल लूप जिसमें डू वाइल लूप आता है। सो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? इन द एंट्री कंट्रोल लूप फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विल बी चेक्ड, इफ इट इज़ ट्रू देन बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द कंट्रोल विल मूव आउट ऑफ द लूप, दैट इज़ वी एग्जिट फ्रॉम द लूप व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, राइट।
इसमें सबसे पहले जो आपका आ जाएगा वो होगी आपकी कंडीशन चेक होगी, राइट। सो अगर तो वो ट्रू है तो आपकी जो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी आपने उस कंडीशन के बाद जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो उस की तरफ जाएगा और वो उन स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करेगा। और अगर वो फॉल्स हो जाएगा, राइट, सो अगर वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो सीधा एग्जिट हो जाएगा, यानी कि वो लूप चलेगा ही नहीं, राइट। सो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट बनता है एंट्री कंट्रोल लूप्स का। ये कंट्रोल लूप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसमें ज़्यादा काफ़ी ध्यान देना है, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, राइट, लूप्स का यूज़ करना। सो क्या होता है एंट्री कंट्रोल लूप्स में, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट्स चलती है, और अगर वो फॉल्स होती है तो सीधा एग्जिट मार देती है वो, राइट। तो आपका प्रोग्राम अपने आप स्टॉप हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है इसमें एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी बॉडी जो होती है, बॉडी ऑफ द लूप होता है, वो चेक होती है, वो एग्जीक्यूट होती है, राइट। देन कंडीशन चेक होती है। एंट्री कंट्रोल लूप्स में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी फिर बॉडी ऑफ द लूप परफॉर्म होता था, बट इस केस में क्या होता है, पहले बॉडी ऑफ द लूप परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू है तो वो दोबारा से बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा और एग्जीक्यूट करवाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो एग्जिट करके बाहर आ जाएगा, राइट। सो ये एक सिंपल सी डिफरेंस है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है, सो आपको इसमें ध्यान देना है, राइट। In looping statements, whether the set of statements within the loop will be repeated or stopped depends entirely on the condition. So looping statements में क्या होता है, set of statements within the loop जो है वो repeat होंगी या stop होंगी, ये किस पे डिपेंड होता है, कंडीशन पे, कि जो भी आपने कंडीशन लगाई है। इफ़ द लूप रिपीट्स इट्स स्टेटमेंट्स फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन द बॉक्स, इट इज़ नोन एज फाइनाइट लूप। सो अगर जो आपका लूप है वो रिपीट हो रहा है एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 का टेबल आपने 1 से लेके 50 तक की रखना है, राइट। सो ये फाइनाइट नंबर हो गए। अगर आप 50 डिफाइन ही ना करो तो वो ऑब्वियस सी बात है 2 का टेबल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलाएगा और वो रुकेगा ही नहीं। तो उसको, उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप हो गया जिसमें आपको पता होता है कि आपका कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका एक जो स्टेटमेंट है वो परफॉर्म होगी, राइट। This normally happens when the user forgets to write the update expression inside the body of the loop. So इनफाइनाइट लूप नॉर्मल उन केसेस में होता है जिसमें आपने कभी भी डिफाइन नहीं किया होता, राइट, या कभी यूज़र भूल जाता है कि उसको कितने एक्सप्रेशंस लिखने हैं और कितने नहीं लिखने इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स गिवन अबव आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम। सो इसको आप बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम भी बोलते हो, राइट। राइट, सो जब सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, कोड द प्रोग्राम। यानी कि जब भी जो हमारे सारे जब डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, जब हम सारे अपने एल्गोरिदम्स को ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो फॉर दिस पर्पस सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोग्राम लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ प्रोग्राम फॉर। सो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वही चूज़ करनी है जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। यानी कि अगर आपको पाइथन में चीज़ें आपकी ईजी हो रही तो आप पाइथन यूज़ करो, अगर आपकी C++ में चीज़ें ईजी हो रही तो आप C++ यूज़ करो। और उसके बाद उसको उसके सारे फॉलो करना है आपको, उसके सिंटेक्सिस को, उसके रूल्स को, उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, राइट। सो हर एक प्रोग्राम का अपना सिंटेक्स होता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है टेस्ट और डीबग करना होता है अपने प्रोग्राम को। टेस्ट और डीबग मैंने जैसे आपको बताया था कि अपने प्रोग्राम को टेस्ट करना, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई बग्स तो नहीं है। और डीबग्स होता है कि उन्हीं एरर्स को फिर से ठीक करना, उसको हम डीबगिंग बोलते हैं, राइट। सो इट कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग डेस्क चेक। डेस्क चेकिंग मीन्स सिंपली रीडिंग थ्रू डेस्क। सो डेस्क चेकिंग क्या होती है, द टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट मेक श्योर दैट यूजर्स विच मेक यूज़ ऑफ द प्रोग्राम गेट करेक्ट आउटपुट एंड इट शुड बी एरर फ्री। सो टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी अपना प्रोग्राम लिख दिया और उसके बाद आप उसको चेक ही नहीं करोगे। सो आपको विद टाइम चेक करते रहना होता है, अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते रहनी होती है कि आपके प्रोग्राम में कभी भी कोई एरर ना आए, राइट। सो ये कैसे परफॉर्म होता है, इट कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग डेस्क चेक। डेस्क चेक क्या होता है कि सिंपली रीड करना थ्रू आउट अपने कोड को, चेक करना अपने प्रोग्राम को कि उसके लॉजिक्स करेक्ट हैं या नहीं है, राइट। सो इसको आप परफॉर्मिंग डेस्क चेक बोलते हो। और सेकंड होता है डीबग द प्रोग्राम। वंस यू हैव डेस्क चेक द एरर, फर्दर एरर्स आर बग्स आर रिमूव्ड बाय डीबगिंग द प्रोग्राम, दैट इज टू डिटेक्ट, लोकेट एंड रिमूव डिफरेंट एरर्स प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। सो डीबगिंग क्या होता है कि आपको छोटे छोटे एरर्स को फाइंड आउट करना है, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है या कोई भी मतलब छोटा सा एरर तो नहीं है, उसको आप रिमूव कर सकते हो, उसको लोकेट कर सकते हो, उसको आप डीबगिंग बोलते हो, राइट। और थर्ड आता है रन रियल वर्ल्ड डेटा। आफ्टर डेस्क चेक एंड डीबगिंग द प्रोग्राम इज नीडेड टू टेस्ट विद रियल डेटा विच इज नोन एज डेटा टेस्टिंग। डेटा टेस्टिंग क्या होती है, जब आप रियल डेटा आप उसमें परफॉर्म करते हो। पहले तो आप जो भी टेस्टिंग करोगे वो डमी डेटा के साथ करोगे, राइट, जो भी आपने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है
बट जब आप रियल डेटा में उसका यूज़ करोगे तब आप उसको क्या बोलते हो, रियल वर्ल्ड डेटा, राइट। सो लास्ट इसमें स्टेप आता है कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेन द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड टू अलाउ द यूजर टू यूज़ द प्रोग्राम डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स। Documentation may consist of points and purposes of the program and how to be used by the persons. Documentation is followed by the maintenance of the program, which means modifying the program to remove errors if left and enhance the program so that it is incorporated with different new features, and this keeps the program up to date. सो सबसे लास्ट स्टेप जो आपका एक प्रोग्राम बनाने का होता है, उसको टेस्ट करने के बाद जो सब आपका जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उसको मेंटेन करके रखना होता है ताकि फर्दर फ्यूचर में आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। अगर किसी को उसमें डाउट हो या जो भी हो तो आप उसको अच्छे से समझा सकें, राइट। सो अभी फर्दर डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। सो कल से हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, राइट।